एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंशियंट हिस्ट्री का एक मुश्किल चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। तो हमने कंफ्यूजन के सारे पार्ट्स को बाहर निकाला है और वो आपको इस वीडियो के तहत प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब यहाँ पे जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ाई हुई, कब किसने मारा, कब किसको हराया, बहुत ही कंफ्यूजन है। तो एक स्टोरी लाइन के साथ, यानी आप कहानी के साथ जानेंगे कि किसने किसको हराया और यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा था, कहानी क्या थी, आखिर पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट इतना एक दूसरे को मारे मारे क्यों फिर रहे थे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जितनी स्टोरी, जितनी कहानी की जरूरत होगी वो कहानियां होंगी, और जितने फैक्ट्स यहाँ पे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चाहिए उसकी कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हर्षवर्धन की मौत होती है उसके बाद पूरा इलाका जो उत्तर भारत का है वो बिखर जाता है। तो उसके बाद हर्षवर्धन के बाद कन्नौज एक तरह से राजनीतिक शून्यता की स्थिति में आ जाती है। और आपको पता होना चाहिए जो कन्नौज है वो उसका एक रिस्पेक्ट था। ठीक है, कहा जाता है कन्नौज पे अधिकार किए बिना उत्तर भारत का राजा कहलाना या बनना या चक्रवर्ती सम्राट आप नहीं कहला सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब कन्नौज कान्यकुब्ज भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे कन्नौज का एक इंपॉर्टेंस था। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट को भी देखेंगे। अभी देखिए, ये है पाल, ये है प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट। इन तीनों को कन्नौज खास करके जो उत्तर भारत का इलाका है, कुछ पूर्व बीच का, मध्यकाल का, अब वो बीच का कैसे है तो इसको देखिए, इस मैप को देखेंगे तो पता चलेगा आपको कन्नौज कहाँ है। ये कन्नौज है, ये जो इलाका है ना कन्नौज है। अब इसके आसपास के इलाके पे अधिकार करना है किसको? पालास को, गुर्जर प्रतिहार को और यहाँ पे राष्ट्रकूट को। लोकेशन दिख रहा है? अगर लोकेशन आपको दिख रहा है तो आप देखोगे कि पाल बेसिकली बंगाल के आसपास सेटल थे, यानी बंगाल के आसपास उनका अधिकार था। बिहार में भी इंपैक्ट है बट मेनली वो बंगाल से बिलोंग करते थे। गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात करें, यानी गुर्जर प्रतिहार एक बहुत मजबूत वंश था। ये गुर्जर प्रतिहार इतना मतलब छोटा डायनेस्टी नहीं था। ये राजस्थान के आसपास, दक्षिण राजस्थान, कुछ गुजरात वाला भी हिस्सा था और अवंती उज्जैन वाला हिस्सा इनके पास था। अवंती उज्जैन मालवा, ठीक है, तो वो भी इनके पास था। और राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट तो दक्षिण की तरफ से थे ही, यानी दक्कन वाला इलाका इनका था। अब इनको यहाँ पे कन्नौज में इनको हराना था। अब सवाल है कि कन्नौज में इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? आखिर कारण मैंने बताया कि चलो कन्नौज का एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कन्नौज को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कन्नौज है ना, यहाँ पर आयुध वंश मतलब यहाँ पे एक आयुध, यशोवर्मन वहां का बड़ा मजबूत शासक था। अब उसके बाद यशोवर्मन के बाद क्या हुआ कि वहां आयुध वंश का शासन आया। ये जो आयुध वंश का शासन आया उसमें वज्रायुद्ध, सुनिए अच्छे से, वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध का नाम आता है। ये तीनों शासक थे। आपने अक्सर इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध का नाम सुना होगा। देखो सबके पीछे युद्ध युद्ध वर्ड लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि वो आयुध डायनेस्टी के थे, आयुध डायनेस्टी के थे। तो इसी आयुध वंश के समय यहाँ पे कन्नौज के लिए ये जो संघर्ष है तीनों का वो स्टार्ट होता है। तो इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध का नाम आपने सुना है। अब तीनों शक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया। अब हमें कहाँ रहना है? हमारी आज की जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड किस पे टिका हुआ है? तो ये क्लास हमारा टिका है कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके फेमस राजा के बीच में हम रहेंगे। ज्यादा इधर उधर हमें नहीं जाना है। एक और बात, ये संघर्ष लगभग 6 स्टेज में चलता है, एक दो नहीं, लगभग 6 स्टेज में चलता है। हम उसको कहानी के तहत अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा एक दो और ऐड कर सकते थे बट उसको स्किप करके आप चल सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। उसमें है पाल में धर्मपाल, आप याद ही रखोगे यहीं से स्टार्ट होता है। देवपाल, महिपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, यहां एक छोड़ सकते हैं आप। प्रतिहार में वत्सराज को आपको लेना ही है क्योंकि इधर धर्मपाल, इधर वत्सराज और इधर ध्रुव, इन तीनों के टाइम में ही ट्रायंगल संघर्ष स्टार्ट होता है। तो वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, इसको मेन हम लेके चलेंगे। इधर ध्रुव,
गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय। तो ये सब क्या है ये। और एक चीज और, पाल के राजा थोड़े शार्प हैं, प्रतिहार के राजा मजबूत हैं, और राष्ट्रकूट के राजा मजबूत के साथ अटैकिंग है काफी ज्यादा। तो ओवरऑल अगर कोई मजबूत है बहुत ज्यादा तो वो राष्ट्रकूट है, उसके बाद प्रतिहार है, तब पाल की बारी आती है। अब अंदर आते हैं। एक तरफ जो आपको ये कलर दिखता रहेगा, ये किसका दिखेगा, गुर्जर प्रतिहार का। ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा राष्ट्रकूट का, और ये रहेगा पाल वंश का। इनके बीच में कैसे झगड़ा हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पे देख लें। और सारा कहानी कन्नौज के लिए, सारी कहानी कन्नौज के लिए है। अब हुआ क्या, स्टोरी वही हम करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, बस यही है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बड़े आराम से इसको सुनिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गुर्जर प्रतिहार का एक शासक है, उसका नाम है वत्सराज। इसने क्या किया, कन्नौज पे कर दिया अटैक। इसने कन्नौज पे कर दिया अटैक, और जब इसने कन्नौज पे अटैक किया तो उसने इंदिरा युद्ध को हटा दिया वहां से। ठीक है, इंदिरा युद्ध को। अच्छा एक चीज और, ये तीन कैरेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये तीन कैरेक्टर के सामने ही, इन तीन कैरेक्टर ने ही ट्रायंगल संघर्ष को पहली बार स्टार्ट किया। पाल की तरफ से धर्मपाल, राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव, और गुर्जर प्रतिहार की तरफ से वत्सराज। तो ऐसे करके ये तीनों ने स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, पहला सामना इन तीनों का ही एक दूसरे से होता है। तो वत्सराज ने क्या किया, कन्नौज पे अटैक किया, और कन्नौज पे अटैक किया, और वहां इंदिरा युद्ध, अभी हमने बात किया कि आपको बार बार इंदिरा युद्ध और चक्र युद्ध मिलेगा। तो इंदिरा युद्ध जो वहां के राजा थे आयुध वंश के, उसको इन्होंने हटा दिया, और हटा के चक्र युद्ध को वहां पे डाल दिया। ठीक है, नहीं सॉरी, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, सॉरी। मैंने जो बोला कि जो वत्सराज है ना, उन्होंने क्या किया, अटैक किया कहां पे, कन्नौज पे। तो इंदिरा युद्ध वहां का एक राजा था, जो इंदिरा युद्ध राजा था, उसने क्या किया, इसकी अधीनता कन्नौज से स्वीकार कर ली। अब इसको लेकर धर्मपाल को गुस्सा आने लगा, जलन आने लगा कि अरे यार हम, मेरा कन्नौज नहीं हो पा रहा है। तो इसने क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। तो इसने जो अटैक किया, तो अटैक करके इसने क्या किया कि इंदिरा युद्ध को हटा दिया, चक्रा युद्ध को इन्होंने क्या किया, इंदिरा युद्ध को हटा दिया। धर्मपाल ने अटैक करके इंदिरा युद्ध को हटा के वहां किसको डाला, चक्रा युद्ध को डाला। ध्यान से समझिए, वत्सराज ने जब अटैक किया तो वहां इंदिरा युद्ध था, उसने क्या किया, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। धर्मपाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अटैक किया तो उसने इंदिरा युद्ध को हटा दिया और चक्रा युद्ध को बना दिया वहां का राजा। अब इस खुशी में उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी ली, इस खुशी में जलसा वलसा किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया। कारण यह है कि अब लड़ाई होती है इसके कारण वत्सराज के साथ। तो वत्सराज ने क्या किया, इस धर्मपाल को कर दिया, हरा दिया। वत्सराज ने इस धर्मपाल को हरा दिया, कोई और कलर नहीं है। ठीक, वत्सराज ने इस धर्मपाल को क्या किया, हरा दिया। अब वत्सराज ने जब इस धर्मपाल को हराया, ये ठीक है, वत्सराज ने जब इस धर्मपाल को हराया तो बेचारा हार गया, कमजोर था, बड़ा मजबूत नहीं था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि यहां से ध्रुव साहब भी चले और ये पहुंच, इन्होंने वत्सराज को हराया। ध्रुव ने ना केवल वत्सराज को ही हराया बल्कि ध्रुव ने धर्मपाल को भी हरा दिया। लेकिन चूंकि वत्सराज को जब इसने हराया तो धर्मपाल एक मौके की तलाश में था। ये वत्सराज कमजोर थोड़ा सा हुआ तो धर्मपाल ने फिर अपने स्थिति को मजबूत कर लिया। बहुत कमजोर हो गई थी एक बार इसकी स्थिति, इसलिए बड़ा तेज शासक में से गिना जाता है। तो इसने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ध्रुव ने दोनों ही को हराया, लेकिन ध्रुव लंबे समय तक यहां टिक नहीं पाया। कारण ये था कि ध्रुव को उनके अपने जगह पे काफी दिक्कत होने लगी उनके राज्य में, तो उनको दक्षिण की तरफ लौटना पड़ा। तो जब ये ऐसा हुआ तो धर्मपाल ने तेजी दिखाई और धर्मपाल ने क्या किया, इंदिरा युद्ध को हराया और कन्नौज पे अधिकार कर लिया और चक्रा युद्ध को वहां पे डाल दिया। तो हो गया कहानी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, अगले में ये होता है कि वत्सराज की हो जाती है मौत।
जब वसराज की मौत होती है तो नागभट्ट द्वितीय बनते हैं उनके वहां के राजा। इनके ये फिर चाहते हैं कन्नौज पे अधिकार करें और दोबारा इसको जीते। तो इन्होंने क्या किया, चक्रा युद्ध को हरा दिया। अब चक्रा युद्ध यहाँ पे था ना, इंदिरा युद्ध की जगह पे धर्मपाल ने जिसको स्थापित किया था, याद आ रहा है, इसको इन्होंने हटा दिया, चक्रा युद्ध को हरा दिया और कन्नौज पे कर लिया अटैक। जब कन्नौज पे कर लिया, मैंने कन्नौज को इन्होंने जीत लिया। अब जब कन्नौज को जीता फिर धर्मपाल, अब ये मानने वाला कहां था, धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पे अटैक कर दिया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने इस धर्मपाल को पस्त कर दिया, इट मींस हरा दिया। अब इस समय फिर एक राजा, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय इंतजार में बैठा था। उसने बोला इतना अच्छा मौका है, हम कैसे छोड़ दें। तो उसने क्या किया, गोविंद तृतीय ने, उसने इस नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। लो हो गया फिर कहानी, फिर पलटा कहानी। तो उसने क्या किया, नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया। लेकिन एक और यहाँ पे कहानी है कि राष्ट्रकूट जो था ना उस समय बहुत मजबूत स्थिति में था। तो जब गोविंद तृतीय नागभट्ट द्वितीय को हराने जा रहे थे तो कहानी यहाँ पे ये है कि चक्रायुध और धर्मपाल ये दोनों भी इनको सपोर्ट कर दिए थे। किसको, गोविंद तृतीय को। तो जब ये गोविंद तृतीय इनको हराने जा रहे थे तो इसने भी सपोर्ट कर दिया इनको और इसने भी सपोर्ट कर दिया। तो गोविंद तृतीय इसके कारण जीत गए। कहा जाता है नागभट्ट द्वितीय को अपनी जान बचा के उस समय भागनी पड़ी। लेकिन फिर गोविंद तृतीय को फिर इंटरनल समस्या हुई अपने स्टेट में और इनको दोबारा से वापस आना पड़ा, तो फिर इनको भाग के आना पड़ा। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे क्या बढ़ती है कि गुर्जर प्रतिहार के बाद उनका एक शासक बनता है, गुर्जर प्रतिहार में रामचंद्र, बड़ा कमजोर शासक था। और गोविंद तृतीय के बाद यहाँ राष्ट्रकूट में आ जाते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस समय। और अमोघ वर्ष और खासकर अमोघ वर्ष ही नहीं, क्योंकि चालुक्य उस समय उभरने लगा था। आपको पता है चालुक्य एक मजबूत डायनेस्टी के रूप में बाद में उभरा। तो उस चालुक्य से इसको भी दिक्कत थी और इसको भी दिक्कत थी। अब उस दिक्कत के समय सुरक्षित कौन था, तो हमारे पाल शासक देवपाल। और कहा जाता है कि पाल वंश का सबसे मजबूत शासक देवपाल था। ठीक है, पाल वंश का सबसे मजबूत शासक देवपाल था। तो इसने क्या किया, इस स्थिति का फायदा उठाया और इसने अपने आप को मजबूत किया। पाल वंश में पाटलिपुत्रा से मुंगेर भी राजधानी इन्होंने स्थापित की थी। मुंगेर भी इन्होंने राजधानी स्थापित की थी और कहा जाता है इनके बारे में कि एक अच्छे कट्टर बौद्ध अनुयायी थे ये भी। और शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव के कहने पे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने को परमिशन दिया और उसके चलाने के लिए 5 गांव भी दिया। तो इस तरह से ये चीजें चल रही थी। तो इन्होंने कुछ इलाके को करके फिर पाल को उस समय मजबूत किया। तो कहा जाता है देवपाल के टाइम में पाल वंश अपने ताकत के पीक पर था। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। क्या बदल रही है उसको देखिए। बदल ये रहा है यहाँ पे कि देवपाल उस समय बहुत मजबूत था। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार में एक शासक आते हैं, उनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज वैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत लड़ाकू राजा नहीं थे। ये एक तरह से कल्चरल रूलर में इनको अगर डालिए, सांस्कृतिक राजा में तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। आदि वराह की उपाधि धारण की, बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया, ये सब था। लेकिन इनकी लड़ाई होती है देवपाल से। देवपाल से जब लड़ाई होती है तो इनको हारना पड़ता है। ठीक है, ध्रुव से भी बाद में होती है, उससे भी वो हारते हैं। तो देवपाल से लड़ाई होती है तो ये हारते हैं। अब हार गए। मिहिर भोज को जानते हैं, बहुत अच्छे शासक में, मैंने अच्छे में से गिने जाते हैं, वही ताकतवर नहीं बट अच्छे शासक में गिने जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब ये मौके की तलाश में थे। इनको देवपाल ने हराया था मिहिर भोज को। तो मिहिर भोज ने बाद में, देवपाल की जब मौत होती है तो वहां पाल शासक बनते हैं नारायण पाल। ये एक कमजोर शासक थे। तो नारायण पाल को इस मिहिर भोज ने क्या किया, हरा दिया। इतना ही नहीं, इस मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट को भी हराया है। उस समय कृष्ण तृतीय शासक थे, उसको इन्होंने हरा दिया। ठीक है, कृष्ण तृतीय को भी इन्होंने हरा दिया। हो गया। तो ये यहां पे कहानी हुई। फिर उसके बाद महिपाल शासक बनते हैं और उसको इंद्र तृतीय यानी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने हराया था। तो इतना सारा हार जीत की कहानी थी, ये सारी हार जीत की कहानी है। और इसी तरह से ये चलता रहा और फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ
इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन लोगों के जैसे कृष्ण तृतीय के टाइम में आते आते राष्ट्रकूट काफी कमजोर हो गया, उसके पहले महिपाल के टाइम में गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो गया, और जो पाल था वो पहले ही से नुकसान में चला गया था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि तीनों शक्तियां आपस में लड़के कमजोर हो गई और तीनों को इसका नुकसान उठाना पड़ा, तीनों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। प्रतिहार राज्य क्या हुआ? छोटे छोटे राज्यों में बट गया। मैप पे दिखाते हैं थोड़ा सा। जो प्रतिहार है ये छोटे छोटे राज्यों में जाके बट गया, यानी ये वाला इलाका छोटे छोटे राज्यों में बट गया। पाल तो खत्म ही हो गया, पाल के जगह पे सेन वंश की का स्थापना हो जाता है, और इधर जो प्रतिहार था उसको चालुक्यों ने हरा दिया, और कुल मिला के इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको इनकी लड़ाई को याद रखना है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं का ही लड़ाई बार बार रिपीट होता है। लाइक वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव के टाइम में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय आते हैं। और याद रखिएगा ये सब जो राजा हैं, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, ध्रुव, ये सब बहुत ही शक्तिशाली रूलर में से एक हैं। फिर मिहिर भोज को थोड़ा सा याद रखिएगा, पहले देवपाल ने हराया, फिर मिहिर भोज ने नारायण पाल को, कृष्ण तृतीय को हराया, और फाइनली महिपाल को इंद्र तृतीय ने हराया, और हो जाती है कहानी खत्म। और लड़ाई जो होती है वो बेसिकली कन्नौज के लिए होती है। लड़ाई के होने का सबसे बड़ा कारण जो था वो कन्नौज था, और कन्नौज के अलावा वहां आयुध वंश के जो शासक थे वो भी काफी कमजोर थे। गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है वो आपको पता है स्टार्टिंग से ही अपनी समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी था। शक्ति संतुलन के लिए भी ये काफी अच्छा था। तो इन सब के कारण, और ऑब्वियसली उस समय साम्राज्य बढ़ाने की होड़ तो सब में होती थी, तो उसको उस नजरिए से भी देखें तो अब क्या करते, अपने से आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ते तो कहाँ जाते? बढ़िया जगह जाते, और बढ़िया जगह में कन्नौज के आसपास का जो उत्तर भारत था वही था। तो ये सारी कहानी यहाँ पे है। होपफुली कि अब इससे सवाल आए तो आप गलत ना करो, हमने लड़ाई को फोकस किया है।